क्वेश्चन नंबर 5 नु ब है, निम्नलिखित रूपरेखाओं के आधार पर कहानी लिख कर के उसे उचित शीर्षक दीजिए। एक कहानी लिखनी है, 4 नंबर की आएगी। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, गणित की और हिंदी के असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विषय का लाने की कोशिश करेंगे। नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। तो इसके लिखते हैं, किसी गांव में एक बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले में थोड़ी दूर पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था, वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सौंपे हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसने पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। वह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। सीख, बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। दूसरा देखते हैं, एक कंजूस था। उसके पास सोने के बहुत सारी असरफियाँ थी। उसने वे असरफियाँ एक बक्से में रखी थी। असरफियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज़ रात को जाता, ज़मीन में से बक्सा निकालता और असरफियों को एक एक करके गिनता था। सारी असरफियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे असरफियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब असरफियाँ गिनकर और बक्से को ज़मीन में गाड़कर चला गया, तब चोर ने सारी असरफियाँ निकाल लीं और बक्से में पत्थर के टुकड़े कंकड़ भरकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया। अगली रात बक्से में असरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा, बक्से में रखी असरफियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम ही आती थी, तो अब उनके बदले में पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फ़र्क पड़ता है। कंजूस क्या बोलता, वह सिर पीट कर रह गया। तीसरा देखते हैं, सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। किसी नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उसने एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुल हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही,
पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हजूर आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसके सच्ची बात का उसको बच्चा सौंप देने सच्ची माता को बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख, आखिर सत्य ही की विजय होती है। प्रयत्न से सफलता। एक राजा था, वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा में उसने उसे शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा था। उसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली। प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती, इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसे पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया। उसने नई दृष्टि मिल गई। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई। वह फिर अपने राज्य में लौटा और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीत गया। शत्रु राज्य भी मिल गया। सीख, सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है। पांचवा है कृतज्ञता अथवा सिंह और गुलाम। तो ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का भी ही था कि फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चित किया। ओके। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहाँ एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह को कराहने की आवाज़ सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैरों में कुछ तकलीफ़ है। उसने सिंह के पैरों को दायां पंजा उठाकर देखा। उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे धीरे वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा कि इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिससे पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार से सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के की गुलामी से बंधन से मुक्त कर दिया। सीख, सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। प्रश्न नंबर 5 का निम्नलिखित
निम्नलिखित विषयों पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है नदी तट पर एक शाम। कल कल ध्वनि करते हुए बहती नदी के दर्शन से ही मन प्रसन्न हो जाता है। उस दिन शाम को साबरमती नदी के तट पर पहुँचते ही मुझे ऐसा लगा मानो संसार का सारा सुख यहीं सिमट आया हो। तट पर फैली हुई मखमल सी मिट्टी बैठने का निमंत्रण दे रही थी। मैं उस पर बैठ गया। मेरी तबीयत हरी हो गई। नदी के किनारे सब रंग बिरंगे कपड़ों में सजे हुए बच्चे उछल कूद कर रहे थे। बालिकाएं भांति भांति के पोशाक में तितलियों की तरह सुंदर लग रही थीं। घूमने के लिए आए हुए युवक युवतियों ने वातावरण को और भी रसमय बना दिया। उसने फैशनेबल पोशाक और हंसी मजाक सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। सारा नदी तट उल्लास और आहत से परिपूर्ण थी। इसी समय 2 बालाएं पानी भरने आईं। नदी के जल की शीतलता ने उनके मन को छू लिया। वे कुछ देर नदी के किनारे जब भीतर खड़ी रहीं, तब बाद में उन्होंने बटके भरे और उन्हें सिर पर रखकर चल पड़ी। इतने में जंगल से लौटी हुई पशुओं की टोली पानी पीने आ पहुंची। चरवाहों ने भी नदी के हाथ पैर धोए और जल पिया। कुछ देर बाद वे गांव की ओर चल दिए। कुछ दूरी पर लोग स्नान कर रहे थे और कुछ स्नान करने के बाद संध्या वंदन कर रहे थे। नदी तट की एक ओर कोई चित्रकार बैठा था। वह नदी के आसपास की सुंदरता को कागज पर अंकित कर रहा था। तट पर एक ओर खींचने वालों की धूम मची हुई थी। भेलपुरी वालों का रंग कुछ और ही था। कुल्फी, मलाई और फल वाले भी वहाँ थे। फेरी वाले तरह तरह की वस्तुएं बेच रहे थे। गुब्बारे और खिलौने वाले के पास बच्चों की बड़ी भीड़ थी। उनका मधुर कोलाहल दूर से सुनाई पड़ता था। इतने में एक गायक मित्र भी मेरी भेंट हो गई। हम दोनों नदी के तट पर टहलने लगे। नदी की लहरें कलकल ध्वनि करती हुई कोई सुखद संदेश सुना रही थी। शीतल मंद सुसंगीत पवन से शरीर और मन दोनों पुलकित हो रहे थे। सूर्य अपनी किरणें समेट चुका था और आकाश की लालिमा गहरी हो गई थी। कुछ बगुले अब भी अपने शिकार की ताक में ध्यानमग्न थे। नदी के में दूर सरकती हुई नावें छाया चित्र जैसी लग रही थी। बड़ा ही मोहक और अद्भुत दृश्य था। धीरे धीरे रजनी पानी हल्के अंधेरे से नदी के तट को ढकने लगी और लोग उठकर चलने लगे। चहचहाते हुए पक्षियों की कतारें नदी के ऊपर से अपने घोंसलों की ओर जाने लगी। जब हम अकेले रह गए तब मित्र की रागनी मचल पड़ी। उसने एक सुंदर गीत गाया और हमारा मन ताजगी और खुशी से झूम उठा। इसके बाद हम भी उठकर घर की ओर चल पड़े। संध्या बीत गई, पर नदी पर तट के मनोरम दृश्य हमारे मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए। मेरा प्रिय वैज्ञानिक, संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हुए हैं। सबकी उपलब्धियों का अपना अपना महत्व है, परंतु जिस वैज्ञानिक की उपलब्धियों ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया उसका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहो राज्य के मिलन नगर में हुआ था। वे बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। वैज्ञानिक प्रयोग की धुन ही उन्हें शुरू से ही थी। स्कूल की पढ़ाई में मन न लगा तो माँ के प्रोत्साहन से घर में ही छोटे छोटे प्रयोगों को करने लगे। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने ट्रेन में अखबार बेचना शुरू कर दिया। प्रयोग का भूत वहाँ भी उनके सिर से न उतरा। ट्रेन का डिब्बा ही उनकी प्रयोगशाला बन गया। धीरे धीरे एडिसन के प्रयोग सफल होने लगे। उन्होंने उस समय प्रचलित तार यंत्र में कई सुधार किए। टेलीफोन का मूल आविष्कार तो ग्राहम बेल ने किया था।
पर उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को एडिसन ने दूर किया। टेलीफोन को वर्तमान रूप देने वाले एडिसन ही थे। ट्रेनों का समय दर्शाने वाले इंडिकेटर को भी उन्होंने ही बनाया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है बिजली बल्बों में विद्युत धारा प्रभावित करना। जिस विद्युत ने आज हमारे जीवन में तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं, उसका सारा श्रेय एडिसन को ही है। मनोरंजन की दुनिया में क्रांति लाने वाले सिनेमा के प्रोजेक्टर का आविष्कार भी एडिसन ने ही किया था। एडिसन के आविष्कारों ने हमारे जीवन को सुख सुविधा से संपन्न बनाया। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें उनका कोई योगदान ना हो। उन्होंने छोटे बड़े लगभग 1300 आविष्कार किए हैं। अपने आविष्कारों के द्वारा इस युग पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, इसलिए तो वे मेरे प्रिय वैज्ञानिक हैं। एडिसन के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है निरंतर परिश्रम। वे मानते थे कि उनकी प्रतिभा में 99% हिस्सा भाग्य का और 99% हिस्सा उनके कठोर परिश्रम का है। वे काम में इतने खो जाते थे कि उन्हें खाने पीने को भी सुध नहीं रहती थी। सचमुच एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। 18 अक्टूबर 1931 को 84 वर्ष की उम्र में वैज्ञानिक के इस जादूगर ने विश्व से विदा ली। उनकी शव यात्रा में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख आइजनहोवर भी शामिल हुए थे। कौन महान, कलम या तलवार? कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण सम राम बन गए। गांधी जी के आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए। फ्रांस की राजक्रांति रूसो वाल्टेर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार में तलवार की अपेक्षा कलम अधिक महान है। यदि सूरज न निकले तो प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा, पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा पहुंचाने का काम सूरज का है। सूरज न निकले तो किसी को भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रकाश संश्लेषण में वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं। यदि सूरज न निकले तो वनस्पतियां ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं कर पाएंगी, जिससे सभी सांस न ले पाएंगे। ऑक्सीजन प्राणवायु है। यदि सूरज न निकलता तो सुबह न होती और हमें पक्षियों का कलरव सुनने को न मिलता। धरती पर प्रकाश भी न होता, धरती पर अंधेरा ही छाया रहता। धरती पर वनस्पति मुरझा जाती, फूल पर बुरा असर पड़ता। सूरज न निकलने पर वर्षा भी नहीं होती, खेतों में फसलें नहीं लहराती। जब जल और अन्न न होता तो यह जीवन सृष्टि भी नहीं होती। विज्ञान वरदान या अभिशाप। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरी उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती हैं। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसें तो सबसे पहले उनके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज पर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कलरव, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजलियाँ चलने वाले अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन हैं। डॉक्टर पेशे के तमाम उपकरण, एथोलॉजी, दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी हैं। टेलीफोन और मोबाइल हमें वैज्ञानिक से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के उपहार हैं।
कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ आदि वाहन भी विज्ञान के ही की दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही वैज्ञानिक ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसी हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान का अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीते जो आदिकाल के जंगल में रहने वाले लोग जीते। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आधार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधा मिली हैं। मेरे सपनों का भारत सन 2023 से 30 में देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेज़ी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी है और साफ़ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे थे। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए, कारों की संख्या बढ़ गई। इसमें भी छोटी कारें ज़्यादा हैं। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त हैं। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फर्राटे से दोपहिया वाहनों पर आ जा रही हैं। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नदी दिखता है। यहाँ 2 होटल हैं। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट धरे का काम कर रहा है। इस तरह से मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।